Hello everyone, welcome to Sigma e-learning center. In the last lecture, we have discussed some question of chapter gravitation of class 9th. We have discussed from question 1 to question 9 and in this lecture, we are going to discuss from question 10. So let's proceed further. सर पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? Amit buys few grams of gold, okay, at the poles. Okay sir, gold at poles as per the instruction of one of his friends. केस ये है कि एक अमित है नाम का लड़का है, उसको उसके दोस्त ने बोला कि भाई तू मेरे लिए गोल्ड खरीद के ला। तो अमित गया पोल्स पे, ठीक है, वहां उसने गोल्ड खरीदा और ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर। और फिर वो गोल्ड लेके गया इक्वेटर पे अपने फ्रेंड से मिलने और जितना गोल्ड उसने खरीदा था उतना गोल्ड उसने अपने फ्रेंड को दे दिया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड बॉट? क्या उसका फ्रेंड एग्री करेगा उसने जितना गोल्ड खरीदा है? दैट मीन्स कि अगर उसने बोला था कि आप 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड परचेज करके लाना, तो क्या वेट करने पे वो 10 ग्राम ही आएगा? ये क्वेश्चन है। इफ नॉट, वाई? अगर ऐसा नहीं है, एग्री नहीं करेगा, तो क्यों एग्री नहीं करेगा? अब जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है लेक्चर तो उनको पता है कि ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सी चीज है। बेटा देखो, अर्थ आपकी बल्जिंग शेप की होती है, इस शेप की होती है, कंप्लीटली सर्किल नहीं होती। ये होता है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल होता है। और ये क्या होता है बेटा? ये होता है हमारा इक्वेटर, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर होता है। तो बेटा आपको पता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ग्रेविटी की वजह से, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, ठीक है। अब आपको ये चीज पता है तो इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी, डिस्टेंस मीन्स क्या? अब यहाँ पे है तो ये रेडियस ही है ना, रेडियस इक्वेटर पे भी रेडियस ही है। अब ये आपका सेंटर है, रेडियस है, मान लो ओ है, तो यहाँ से आप जा रहे हो तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगी और यहाँ कुछ और डिस्टेंस होगी। सपोज करो यहाँ आर डिस्टेंस है और यहाँ पे आर डैश है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है, और ये आपको सबको पता है कि रेडियस जो है, आप सबको पता है बेटा कि रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। मतलब पोल्स पे रेडियस कम होती है क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस कम है और इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या है? दैट इज की आपका जो रेडियस ऑन इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑन पोल। अब इससे बेटा आपको क्या कंक्लूजन निकल के आया? इससे आपको ये कंक्लूजन निकल के आया है बेटा कि जो फोर्स है, अब जी आपको दे दिया ना बेटा कि रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल्स। और आपको पता है कि फोर्स क्या होता है, जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी उतना फोर्स कम होते जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा पोल्स पे, फोर्स ऑन पोल विल बी ग्रेटर देन फोर्स ऑन इक्वेटर। ये क्या इंप्लॉय करता है? और अर्थ जिस फोर्स से किसी भी पार्टिकल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं बेटा। तो वेट ऑन पोल इज ग्रेटर देन वेट ऑन इक्वेटर। तो अब आपको ये पिक्चर पूरी क्लियर हो गई ना सर कि रेडियस की वजह से जैसे जैसे रेडियस बढ़ी है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ी है पोल्स से, तो वैसे वैसे क्या हुआ है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कमजोर होते गया है, क्योंकि जैसे जैसे आप इक्वेटर पे आओगे वैसे वैसे रेडियस बढ़ती जाएगी और रेडियस बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होता जाएगा, क्योंकि ये आपको दिया हुआ है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या फिर आप कह सकते हो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है। अब आपको ये चीज जब पता है बेटा, तो ये भी पता चल गया कि जो फोर्स अर्थ लगाती है उसी को हम वेट कहते हैं। तो वेट ऑन पोल जो है वो ज्यादा होगा वेट ऑन अर्थ के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसके फ्रेंड ने इसको 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड लाने को बोला था और अमित ने 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड खरीदा था पोल पे, तो वो इक्वेटर पे आएगा और वहां मेजर करेगा। तो क्योंकि ग्रेविटी में चेंज हुआ है, और आपको ये भी पता है ना बेटा कि F इज इक्वल टू mg होता है, और जब g में वेरिएशन हो रहा है तो F में भी वेरिएशन होगा, और F में वेरिएशन होने का मतलब वेट में वेरिएशन। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये अप्रोक्स 9.8 या कुछ भी, मतलब ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है। ये मत समझ लेना कि अगर 10 ग्राम होगा तो इक्वेटर पे आके वो 9.8 बन जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा। तो आपका फ्रेंड क्या सोचेगा, अमित का फ्रेंड क्या सोचेगा कि भाई इसने मेरे साथ चोरी की है, क्योंकि मैंने तो 10 ग्राम बोला था और ये 9.8 ग्राम्स ले आया और मुझसे बोल रहा है कि यही आपका गोल्ड है। तो आपको जब आंसर लिखना होगा बेटा तो आप कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे कि सर जो अर्थ की शेप है ये बल्जिंग शेप है,
समझे? इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, ठीक है? तो द रेडियस ऑफ अर्थ जो है इट इंक्रीजेस फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। तो सर जब आप पोल से इक्वेटर की तरफ आओगे तो क्या होगा? रेडियस बढ़ेगी, और रेडियस बढ़ेगी तो सर सबको पता है कि फोर्स जो है रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना रेडियस बढ़ेगी उतना फोर्स कम होते जाएगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और जितना फोर्स कम होते जाएगा, फोर्स ही क्या है? वेट की मेजरमेंट होती है। वेट बेसिकली होता क्या है? वेट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट अर्थ एक्सर्ट्स ऑन अस, यही होता है सर। तो अर्थ जितना फोर्स एक्सर्ट करती है हमारे ऊपर, उसको हम कैसे मेजर करते हैं? वेट के थ्रू मेजर करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब फोर्स कम होगा तो वेट भी कम होगा, जहां फोर्स ज्यादा होगा वहां वेट भी ज्यादा होगा। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है सर? तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। कह रहा है सर आपके पास दो पेपर है सर। एक को आप पेपर ही रहने दो और दूसरे को मसल के आप एक छोटी सी बॉल बना लो और दोनों को नीचे फेंक दो। मतलब फेंकना नहीं, आपको छोड़ देना है बेसिकली। इट इज लाइक फ्री फॉल, बट फ्री फॉल नहीं होगा यहाँ पे। आपको बस बेसिकली उसको पकड़ के छोड़ देना है, ओके? तो अगर ये दोनों फॉल कर रहे हैं तो कह रहा है कि ऐसा क्यों होगा कि ये जल्दी नीचे आ जाएगा। जो क्रम्पल्ड इनटू ए बॉल है, मतलब ये जो पेपर की बॉल है, ये जल्दी क्यों नीचे आ जाएगी और ये क्यों स्लोली आएगा? अब इसका आंसर बहुत सारे लोगों को लॉजिकली पता भी होगा कि क्या है। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूं। देखो बेटा, मान लो कि ये पेपर है, ठीक है? अब पेपर का कुछ भी मास होगा, मान लो इसका मास m है। तो जब आप दो सेम पेपर लिए हो, दोनों का मास क्या है? m है। अब आपने क्या किया? इस पेपर को पेपर ही रहने दिया और इस पेपर को मोड़ के बॉल बना दिया। तो एक बात बताओ, मास तो वही रहेगा ना, आप चाहे किसी भी शेप में ढाल दो। दोनों का मास m है, तो दोनों पे जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा बेटा वो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू mg, मास इनटू ग्रेविटी। इस पे भी जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा वो क्या होगा? F इज इक्वल टू mg, यही लगेगा ना बेटा? मतलब दोनों पे डाउनवर्ड फोर्स तो इक्वल लग रहा है, यहाँ पे भी इक्वल लग रहा है। अब यहाँ बोल दिया है कि जो पेपर वाली शीट है वो इस पेपर की बॉल से धीरे नीचे गिर रही है। इसका सीधा सा मतलब बेटा ये है कि यहाँ पे फ्री फॉल नहीं हो रहा है। फ्री फॉल होने का केस क्या होता है कि इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स नहीं लगेगा। और आपको पता है कि जब सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है तो दोनों ऑब्जेक्ट अपने मास से कोई मतलब नहीं रखते। दोनों साइमल्टेनियसली अगर छोड़े जाएंगे तो साइमल्टेनियसली एक साथ ही अर्थ पे आके गिरेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास। उसके पीछे रीजन मैंने आपको बताया हुआ था लास्ट लेक्चर में भी और उसके पहले वाले लेक्चर में भी, कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जो किसी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, उसका बॉडी के मास से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है सर? तो यहाँ पे तो फ्री फॉल का केस है नहीं। इसका मतलब सर क्या है कि नीचे से भी कोई फोर्स लग रहा है। तो बेटा नीचे से जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल होगा सर, क्योंकि अब हवा भी तो है ना बेटा, बीच में ऊपर से नीचे आ रहा है तो एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। तो बेटा एक बात बताओ, मान लो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स एफ है, इधर भी एयर रेजिस्टेंस का फोर्स एफ है। बताओ कि यहाँ एरिया ज्यादा है या फिर यहाँ एरिया ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है सर कि ये एरिया जो है, एरिया एरिया वन जो है, मतलब कि एरिया वन, इसी मतलब ये बॉडी के एरिया को हम ए वन से डिनोट कर रहे हैं। इस एरिया ए टू से बड़ा है, दैट इज की ए वन इज ग्रेटर देन ए टू। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है बेटा कि एरिया ऑफ अ प्लेन शीट इज मच ग्रेटर देन द एरिया ऑफ अ बॉल मेड ऑफ पेपर। मतलब उसी शीट से अगर हम एक बॉल बना रहे हैं तो उसका एरिया उस शीट के एरिया के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। अब इसका मतलब क्या है बेटा कि ये ज्यादा बड़ा एरिया है, ये एरिया ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ ज्यादा बड़े एरिया पे फोर्स लग रहा है, मतलब ज्यादा रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है। तो ये बॉडी ऑब्वियसली इसका नेट क्या हो जाएगा? अब सपोज करो F इज इक्वल टू एम जी आ रहा था और अब यहाँ पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो नीचे तो आ रहा है पर फोर्स का जो नीचे आने का मैग्नीट्यूड है, मतलब जो डाउनवर्ड फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो काफी रिड्यूस हो गया है। यहाँ पे क्या है? डाउनवर्ड फोर्स तो सेम है लेकिन जो अपवर्ड रेजिस्टेंस लग रहा है वो कम है, क्योंकि एरिया कम है, कम एरिया पे फोर्स लगाना पड़ रहा है। और
डाउनवर्ड फोर्स तो दोनों में सेम है। यहाँ ज्यादा एरिया की वजह से अपवर्ड फोर्स भी ज्यादा लगेगा। हालांकि वो इतना ज्यादा नहीं होगा कि F इज इक्वल टू mg जो डाउनवर्ड फोर्स है उसको काउंटर कर दे, पर रिड्यूस कर देगा। और यहाँ पे बहुत छोटा लग रहा है फोर्स रेजिस्टेंस का, तो इस वजह से ये जल्दी फॉल आउट करेगा। ठीक है, तो चलिए सर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में सर क्या बोल रहा है, कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। ठीक है सर, इनके कहने का मतलब है कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 टाइम फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ये कह रहा है सर, ये इनके कहने का मतलब है इस स्टेटमेंट का। तो कह रहा है व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। आपको बताना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है, तो इसका सर अर्थ पे वेट क्या होगा, वेट ऑन अर्थ क्या होगा, और वेट ऑन मून क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। आपको पता है एफ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू mg होता है, यही होता है बेटा। तो अर्थ के लिए क्या हो जाएगा, एफ ई मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज इक्वल टू एम इंटू जी, वेयर जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट अर्थ। ओके, तो आपको ये पता है मास 10 kg है, और ग्रेविटी की वैल्यू अगर कुछ नहीं दी है तो स्टैंडर्ड वैल्यू रखते हैं, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्या रिस्पॉन्स में निकल के आया, एफ ई इज इक्वल टू 98 न्यूटन्स। और आपको पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट का वेट होता है, ऑब्जेक्ट का वेट होता है। तो सर यहां से क्या निकल के आ गया, वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ इज 98 न्यूटन। ठीक है सर। अब आप सबको पता है कि अगर फोर्स ऑन मून इज 1/6 टाइम्स फोर्स ऑन अर्थ, ये सारा ग्रेविटी के लिए चल रहा है, कोई और फोर्स मत अज्यूम कर लेना। तो weight on moon will also be 1/6 times weight on earth। ये होगा सर, वैसे भी आपने निकाला हुआ है, डिराइव किया हुआ है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए सर। weight on moon is 98 डिवाइडेड बाय 6 न्यूटन्स। अब ये जो भी आए अप्रोक्स में 16.3 न्यूटन ये आएगा सर। तो वेट ऑन अर्थ क्या हो गया, 98 न्यूटन, और वेट ऑन मून क्या हो गया, 16.3 न्यूटन। ठीक है सर, तो चलिए सर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है सर कि एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, तो क्या दे दिया, यू दे दिया सर, 49 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा एक बात का ध्यान रखना कि ये अगर अर्थ की सरफेस है, तो यहां से ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया है, ऊपर की तरफ। ठीक है, और ग्रेविटी किधर लगती है बेटा, नीचे की तरफ। तो आप ग्रेविटी की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, आप जी की वैल्यू जब भी रखोगे माइनस साइन के साथ रखोगे। ठीक है, तो चलिए सर, कह रहा है कि एक बॉल को हमने वर्टिकली थ्रो किया है अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, तो कह रहा है सर मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मतलब मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, मतलब ये कितने ऊपर तक जाएगा। तो सर ये उतने ही ऊपर, जैसे आपने इसको यू से फेंका, और जी क्या कर रहा है, नीचे काम कर रहा है, और जी क्या है, एक्सिलरेशन। और आपको पता है एक्सिलरेशन क्या करता है, चेंज इन वेलोसिटी करता है, या तो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है। रिटार्डेशन और एक्सिलरेशन अगर एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है, तो एक्सिलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को बढ़ाता है, और रिटार्डेशन क्या करता है, वेलोसिटी को घटाता है। तो सपोज करो कि आप 49 लेके चले हो, थोड़ी देर बाद ये 45 होगी, फिर 43 होगी, फिर डॉट 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 20 हो जाएगा, फिर डॉट 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 एक पॉइंट पे जीरो आ जाएगा। तो यही मैक्सिमम हाइट होगी बेटा, जब आपकी बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो जाए, क्योंकि इसके बाद आप उल्टा नीचे गिरना शुरू कर दोगे, है ना। आप कोई भी पत्थर कभी ऊपर फेंको तो आपको दिखेगा कि एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद वो नीचे आ जाता है। आप जितना ज्यादा जोर लगा के फेंकोगे वो उतना ज्यादा हाइट ट्रेवल पे जाएगा, फिर वहां से नीचे गिरेगा। समझ गए, तो वही चीज है। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, 0 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही बात। और आपको क्या निकालना है सर,
आपको निकालना है हाइट, मैक्सिमम हाइट, क्वेश्चन मार्क। और आपको क्या पता है सर, अगर कुछ नहीं दिया है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या कोई इक्वेशन है जिसमें ये चारों पैरामीटर एक साथ फिट बैठ रहे हैं? बिल्कुल है सर, वो इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। माइनस क्यों लिया है सर? क्योंकि जो एक्सिलरेशन है उसकी डायरेक्शन जो पार्टिकल या बॉडी के मोशन की डायरेक्शन है उसके अपोजिट है। u वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है और जो g है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, इसलिए माइनस साइन लिया। तो सर v का स्क्वायर क्या हो गया, 0 का स्क्वायर, और u का स्क्वायर क्या हो गया सर, 49 का स्क्वायर कर दिया सर, माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू h, ये आया सर। तो 0 इज इक्वल टू 49 इंटू 49 माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू एच, आया सर। तो ये माइनस साइन के साथ है, इसको बेटा इस साइड लेके चले आओ, साइड चेंज कर दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 इंटू 9.8 इंटू एच इज इक्वल टू 49 इंटू 49। ठीक है बेटा, चलिए सर अब h क्या हो जाएगा सर, 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे डिवीजन। 9.8 से आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा। तो अब आपके पास क्या मिल गया, h इज इक्वल टू 2.5। 5 को आप फिर से अगर 2 से कैंसिल करोगे तो 2.5 आएगा, ये 5 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 इंटू 49 और ये वैल्यू आपको निकल के आती है 122.5 मीटर्स। तो मतलब मैक्सिमम हाइट बेटा इसने कितनी अटेन की है, 122.5। ठीक है सर, इसमें एक चीज सर आपसे और पूछी है कि सर टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो बेटा, ये बहुत ही एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, आप आज समझ लो कि बॉडी, पहली बात मान लो ये इतना ऊपर गया, ये एच हाइट तक गया, ठीक है, और एच हाइट तक जाने में इसने टी टाइम लिया, टी सेकंड का टाइम लिया है, ठीक है। तो बेटा जितना टाइम ये ऊपर जाने में लेगा उतना ही टाइम बेटा ये नीचे आने में भी लेगा। जितना टाइम ये ऊपर जाने में लेगा उतना ही टाइम बेटा ये नीचे आने में भी लेगा, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो अब सर हमारे पास क्या है, हमारे पास h है, h की वैल्यू क्या आई है 122.5 मीटर्स, ये सर हमको पता है। और सर हमको क्या पता है, सर हमको और ये पता है कि v जो है वो 0 है, u जो है वो 49 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी मीटर पर सेकेंड लिख दीजिए, हैबिट नहीं खराब करनी चाहिए, ठीक है सर। और आपको और क्या पता है, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। सर अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे अपने पास एक सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा, अगर हम लगाएं, देखो बेटा आपको ये पता है v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, ये होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा, अभी के लिए बताओ। जब हम इसको सिंबल के साथ पुट करेंगे, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये आपको पता है, लेकिन क्या है आपका मोशन अपवर्ड हो रहा है और आपका एक्सिलरेशन जो है वो नीचे लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है मोशन के, इसलिए हम क्या करेंगे u माइनस जी टी कर दें सर, ये एग्जैक्ट इक्वेशन आपका बना है। तो अब आपके पास v क्या है बेटा 0, u क्या है बेटा 49 माइनस 9.8 इंटू टी। सर ये माइनस का है पूरा, इसको इस साइड लेते आइए, साइड चेंज कर दीजिए, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 9.8 t is equal to 49, which implies that t is equal to 49 divided by 9.8, which is equal to 5 seconds। तो बेटा एक बात बताओ, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि ऊपर से नीचे आने का टाइम नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि इस जर्नी में टोटल टाइम कितना लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया, ये तो ऊपर जाने का टाइम हो गया है, जिसको बोलते हैं टाइम टेकन इन असेंडिंग, ठीक है। असेंड करना मतलब ऊपर की तरफ जाना, तो जितना टाइम लगेगा ये उतना ही टाइम डिसेंड में भी तो लगेगा, टाइम टेकन इन डिसेंड,
ठीक है, डिसेंडिंग या डिसेंडिंग दो, उसका मतलब होता है नीचे आना। ठीक है बेटा, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लिया है बेटा, उतना ही टाइम नीचे जाने में लेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि 5 सेकंड ऊपर जाने में और 5 सेकंड नीचे आने में। दैट मीन्स कि टोटल टाइम कितना लग गया, 10 सेकेंड। याद रहेगा सर, याद रहेगा सर, बढ़िया है सर। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है सर कि एक पत्थर को रिलीज कर दिया गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, यहाँ पे ओ एच नहीं ओ एफ होगा, टाइपिंग एरर है, ऑफ हाइट 19.6 मीटर। ठीक है सर, एक पत्थर को एक टावर से रिलीज कर दिया गया है जिसकी हाइट है 19.6 मीटर्स। दैट इज कि ये आपका बेटा टावर है, ठीक है, यहाँ से एक स्टोन को रिलीज कर दिया गया है डाउनवर्ड, ठीक है, और इस टावर की हाइट कितनी है, 19.6 मीटर। मतलब ये टोटल जो हाइट बेटा आपके सामने निकल के आई है, ये 19.6 मीटर है। इसको मैं एच से डिनोट कर रहा हूँ। और बेटा इसको रिलीज किया गया है तो फ्री फॉल हो रहा है, मतलब यू क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो बेटा इस सवाल में कुछ ऐसा है ही नहीं। देखो, आपको v फाइंड करना है और आपको g तो सर पता ही है, जब कुछ नहीं दिया होता तो स्टैंडर्ड वैल्यू हम पुट करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इक्वेशन हम बेटा कौन सा लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। सर प्लस 2gh क्यों होगा, सर बॉडी के मोशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड लग रहा है। तो मोशन की डायरेक्शन और ग्रेविटी की डायरेक्शन दोनों सेम है, इसलिए इक्वेशन में पॉजिटिव साइन पुट करेंगे। ठीक है सर, तो वी स्क्वायर को सर वी स्क्वायर रहने दीजिए, यू जीरो है सर तो जीरो का स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, प्लस 2 into 9.8 into h। अब h सर आपको पता है कितना है, h आपको सर निकल के आया है 2 into 9.8 into 19.6, ये निकल के आया सर। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 2 into 9.8 करेंगे तो ये भी आएगा 19.6। जब आप कैलकुलेशन करने लगोगे तो आपको ये सब चीजें आराम से दिखने लगेंगी कि हाँ ये होता है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 का स्क्वायर। तो v क्या आ गया बेटा, 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए बेटा आपसे कह रहा है कि एक स्टोन है, इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है। सपोज करिए बेटा यहाँ पे एक स्टोन है, इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, ठीक है, ओके सर, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब यू क्या हो गया सर, 40 मीटर पर सेकेंड। सर कह रहा है ग्रेविटी जो लग रही है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, बट जी की वैल्यू आपको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। तो सर जब मैक्सिमम हाइट कब आएगी, जब v क्या हो जाएगा आपका जीरो, मतलब जब बॉडी की सारी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, वही पॉइंट क्या हो जाएगा सर, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा सर, यही होगा ना, एच मैक्स। तो सर अब आपको फिर से वही क्वेश्चन दिख रहा होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, अब प्लस लगेगा या माइनस लगेगा ये बताओ, 2gh। बेटा बॉडी की मोशन की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, तो ये माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तब प्लस का साइन लगेगा, अदरवाइज माइनस का लगेगा। तो वी स्क्वायर बेटा आपका जीरो कर दो, यू स्क्वायर का बेटा आपको पता ही है 40 का स्क्वायर कर दो, -2 into 10 g into h के। अब एक बात बताओ, ये तो जीरो हो गया बेटा, और ये कितना हो गया 1600, और ये कितना हो गया 20h। आप 20h को इस साइड लेते आओ और 1600 को वहीं रहने दो। तो h क्या निकल के आ गया बेटा, 80 मीटर्स। ये तो हो गई बेटा आपके सवाल का पहला आंसर। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन। डिस्प्लेसमेंट का बेटा अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आपको ये पता होगा कि ये मिनिमम डिस्टेंस होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में। देखो ये ए से गया बी पे और बी से वापस कहाँ आया, ए पे। ये मैंने आपको
ड्रॉ करके दिखाया, बट ये वर्टिकली जाएगा तो वर्टिकली ही आएगा। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए ऐसे बना दिया। तो यानी कि ए पॉइंट से चला और ए पॉइंट पे आया, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो गई? 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये तो आपने मोशन के बेसिक्स पढ़े हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर आप किसी पॉइंट से चलो और उसी पॉइंट पे आके रुक जाओ, तो डिस्प्लेसमेंट नेट 0 होता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कौन सा रास्ता ट्रेवल किया है, आप कितना घूम के आए हैं। लेकिन बेटा जब पूछेगा टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, तो बेटा 80 मीटर ऊपर गया है और 80 मीटर ही नीचे आया है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होती है कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ जिसमें बॉडी ने ट्रेवल किया है। तो बॉडी ने ट्रेवल किया है ए से बी, फिर ट्रेवल किया है बी से ए, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस ट्रेवल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो 80 प्लस 80 इज इक्वल टू 160 मीटर्स। ठीक है सर। तो चलिए सर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बेटा, इस सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, गिवन दैट मास ऑफ अर्थ इज दिस, मास ऑफ सन इज दिस, एंड द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज दिस। तो बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे गिवन दैट, एक प्रॉपर वे में आप लिखेंगे गिवन दैट मास ऑफ अर्थ एम ई से डिनोट हो रहा है। ये कितना दिया हुआ सर? 6 इंटू 10 पावर 24 kg। सर मास ऑफ सन किससे दिखाया जा रहा है? कितना है? ms से दिखाया जा रहा है। ये है कितना? 2 इंटू 10 पावर 30 kg। देखिए कितना मैसिव है। इससे 10 टू द पावर 6 टाइम्स ज्यादा हैवी है सन। और इनके बीच की डिस्टेंस क्या दी हुई है सर? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर्स। बस आपको जी की वैल्यू याद रखनी होती है सर। 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट्स भी आप याद रखिएगा। तो बाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी हैव F इज इक्वल टू जी एम ई एम एस अपॉन आर का स्क्वायर। तो चलिए सर वैल्यूज को पुट करते हैं फटाफट। F क्या हो जाएगा सर? 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। यहां से ये आ गया सर। दूसरी वैल्यू क्या आ गई सर? 6 इंटू 10 टू पावर 24। तीसरी वैल्यू क्या आ गई सर? मास ऑफ सन 2 इंटू 10 पावर 30। वैल्यू देखते चलिए बेटा। जी की वैल्यू ये है, एम ई की वैल्यू सर ये है, एम एस की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, मैंने लिख दिया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज की 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू क्या आ गई? एफ इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 इंटू, अब देखो 6 है और ये 2 है, इसको हम 12 लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। और ये पावर्स हैं 10 टू पावर 24 एंड 10 टू पावर 30। मल्टीप्लीकेशन होता है तो आपको पता है अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। दैट इज की 10 टू पावर 54। और बेटा डिनोमिनेटर में क्या है? 2.25 इंटू 10 टू द पावर 22। अब बेटा चलते हैं अगले पेज पे। बेटा अब आपको क्या मिल गया है? F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 12 अपॉन 2.25। 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25। और ऊपर से बेटा आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या था? 10 टू द पावर 54 - 11। तो ये क्या हो गया? 10 टू द पावर 43। और नीचे क्या है? 10 टू द पावर 22। ये हम वहां पे लिख दे रहे हैं 10 टू द पावर 43 अपॉन 10 टू द पावर 22। तो यहां से बेटा आपको क्या निकल के आएगा? 80.04 डिवाइडेड बाई 2.25 इंटू 10 टू द पावर 21। ये आया बेटा, ठीक है। अब इसको हम फर्दर जब डिवाइड करेंगे तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी 35.57 इंटू 10 टू द पावर 21। अब इस वैल्यू को बेटा हम डेसिमल के एक प्लेस तक लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 10 टू द पावर 22। 10 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। ओके। तो अब इसको जब आप नियरेस्ट वैल्यू में लिखोगे तो ये क्या बनेगा? ये 7 है तो आप इसको 6 लिख सकते हो।
देख सकते हो ना? तो बस आपने लिख दिया 3.56 इंटू 10⁻²2। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है? इतने न्यूटन का फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है सर? तो सर बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ, और वो ग्रेविटेशन का लास्ट लेक्चर होगा। उसमें हम सारा जितना भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको करके खत्म कर देंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कहीं भी कोई डाउट आ रहा है, कोई स्टेप नहीं क्लियर हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ओके? आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, उसकी लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगी, चैनल के अबाउट सेक्शन में। आप टेलीग्राम से पे भी जुड़ सकते हो। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज इसको लाइक करिए। पढ़ लेते हैं, समझ में आता है तो सर कमेंट करिए। अगर अच्छा नहीं लगता है तो सर फीडबैक दीजिए कहाँ पे कमी है, पर आप कमेंट करिए। ठीक है? और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है? मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।